नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अगर आपको ये गलतफहमी रही हो या ये सोच रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहला चरण था उसके बाद पाकिस्तान अब ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि भारत के साथ कोई पंगा ले, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। पाकिस्तान इस समय मचल रहा है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए, और उसकी सेना, देखिए एक बात समझने की है हम लोगों को कि जैसे मनुष्य और जीव जंतु सांस लिए बिना नहीं रह सकते, वैसे ही पाकिस्तान भारत से युद्ध किए बिना या आतंकवाद को बढ़ावा दिए बिना या आतंकवादियों को पालने पोसने और भारत में भेजने के बिना रह ही नहीं सकता। उसके सर्वाइवल का सवाल है। वो सर्वाइव इसी आधार पर कर रहा है कि वो भारत के लिए संकट पैदा करता रहता है, भारत को परेशान करता रहता है। तो उसके जो सर्वाइवल का मुख्य आधार है उसको वो कैसे छोड़ देगा। अब हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि 13 जेट पाकिस्तान के गिराए गए। पहले दिन 7 जेट आर्मी ने गिराए, 2 एयरफोर्स ने। 7 तारीख को जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद 8 मई को आप याद कीजिए अमेरिका का बयान। अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनके बयान को याद कीजिए। उन्होंने कहा कि ये भारत पाकिस्तान का मामला है, वो आपस में निपटे, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 10 को जब एयरबेस पर, पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमने हमला किया और पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया कि क्या नुकसान हुआ है, तब अमेरिका की नींद खुली। उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। तब तक उनको इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये हमला कितना घातक है। इसमें 4-5 F-16 भी गिरे हैं, उसके अलावा एवाक्स गिरे हैं। चीन के जो फाइटर जेट थे, 5th जनरेशन कहा जाता है फाइटर जेट जो थे, वो गिरे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो था वो ध्वस्त हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बात को बहुत बार बताया जा चुका है, कहा जा चुका है कि नूर खान एयरबेस पर जो हमला हुआ, वहाँ अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स थे। उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। अमेरिका को लगा कि हमारे एसेट्स खतरे में पड़ गए हैं। उसके बाद से ये कहा जा रहा है, इसकी हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, वहाँ जो C-130 बार बार जा रहा है अमेरिका का, और वहाँ पर पाकिस्तान की सेना को भी जाने की इजाज़त नहीं है। केवल एक लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ एयरबेस पर इंतज़ार करता है, अमेरिकी विमान से अमेरिकी जो सेना अधिकारी उतरते हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो वहाँ से अमेरिका अपने न्यूक्लियर एसेट्स हटा रहा है। अब हटा रहा है कि नहीं हटा रहा है, ये तो अमेरिका जब तक इसकी पुष्टि नहीं करता नहीं पता चलेगा। लेकिन जो बात हमारे एयर चीफ ने बताई, और दूसरी बात जो थल सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में जो संयम बरता था, वैसा संयम अगली बार नहीं बरतेंगे। रक्षा मंत्री और एयर चीफ दोनों ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर हमला करने की या आतंकवादी घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो उसका इतिहास भूगोल बदल जाएगा। थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान तय कर ले उसको अपने मौजूदा इतिहास भूगोल में रहना है या नहीं रहना है। सवाल यह है कि ये बातें इस समय क्यों हो रही हैं। एक तो आपको याद होगा कि अपनी ब्रीफिंग में जो हमारे DGMO थे तीनों सेनाओं के, वो बार बार वो कहते थे कि हम पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद, पुष्टि करने के बाद ही इस बारे में कोई बयान देंगे। तो अब बयान आया है, और इसका एक संदर्भ ये भी है कि UN में अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में उसकी जीत हुई है। तो हमारे सैन्य अधिकारियों ने कहा कि भाई पाकिस्तान की इस बात को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो कहता है कि 1971 का युद्ध भी वो ही जीता है। तो पाकिस्तान अपनी हार नहीं मान सकता। पाकिस्तान जिस दिन कहेगा कि हम हार गए युद्ध भारत से, उस दिन पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के जनरलों को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। तो पाकिस्तान की सेना को अगर सरवाइव करना है तो उनको ये नैरेटिव बना कर रखना है कि हम भारत से हमेशा जीत जाते हैं, भारत हमसे हार जाता है। ये भ्रम बनाए रखने के लिए वो तरह तरह का झूठ फैलाते हैं। अब एक बात और कही जा रही है, भारत इस नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ गया। भारत ने जो जानकारी अब दी जा रही है, ये उसी समय दी जानी चाहिए थी जब ऑपरेशन सिंदूर रुका था, उसके बाद जो ब्रीफिंग्स हुई उन्हीं में बताया जाना चाहिए था। उसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और दुनिया भर में ये हल्ला मचाया कि वो जीत गया है, भारत को नुकसान हुआ है।
यहाँ तक कि भारत में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता तक और दूसरे विपक्षी दल भारत सरकार से पूछने लगे कि हमारे कितने जेट गिरे। उनमें से किसी एक ने भी नहीं पूछा कि पाकिस्तान के कितने जेट गिरे। तो उनका कंसर्न समझिए। तो ये नैरेटिव किस तरह से चल रहा था। दूसरा, भारत इस नैरेटिव वार में पिछड़ा नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का ही मामला नहीं था नैरेटिव का, जहाँ तक सवाल है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर रुका, उसके बाद जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, चीन की, अमेरिका की और उसके अलावा तुर्की की, जो ड्रोन जो भेजे गए थे पाकिस्तान को, जो दिए गए थे, खरीदा था या मुफ्त में मिला था पता नहीं, उन कंपनियों को लगा कि उनका धंधा बंद हो जाएगा। उनके शेयर मार्केट में उनके शेयर के दाम गिरने लगे थे। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया कि भारत को नुकसान हुआ, भारत के राफेल गिरे हैं, भारत के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है। अपनी कंपनियों के शेयर बाजार में भाव को बनाए रखने के लिए। और ये भी खबरें आने लगी थी कि बहुत से देश जो खरीदने वाले थे ये उपकरण, वो उन्होंने पुनर्विचार शुरू कर दिया है। चीन से फाइटर जेट और जो है एयर डिफेंस सिस्टम लेने के बारे में पुनर्विचार हो रहा है। F-16 की कितनी मारक क्षमता है, कितनी बचाव की क्षमता है, कितनी गुणवत्ता है, इस पर सवाल उठने लगे। और राफेल की इफेक्टिवनेस जो है वो खुलकर सामने आई। S-400 गेम चेंजर साबित हुआ, ये सामने आया। और भारत के अपने जो स्वदेशी उपकरण थे, मिलिट्री हार्डवेयर थे, उनकी जो मारक क्षमता थी वो पूरी दुनिया ने देखी। तो ये नैरेटिव वार में भारत नहीं पिछड़ा। ये जो इंटरनेशनल रैकेट है इन कंपनियों का जो मिलिट्री हार्डवेयर बनाती हैं, उनका पूरी दुनिया की पूरी मीडिया पर कब्जा है। वो कोई भी नैरेटिव कभी भी चला सकते हैं। ये अलग बात है कि उनका नैरेटिव बहुत प्रभावी साबित नहीं हुआ, लेकिन एक तस्वीर बनी कि जैसे भारत इसमें पिछड़ गया और भारत जो है उसको नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान तो झूठ बोलने में उस्ताद है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अब ये सब बातें इस समय क्यों हो रही हैं। इसलिए कि सर क्रीक जो है एक पतली जलधारा होती है, या सहायक नदी भी आप कह सकते हैं, या फिर अगर समुद्र से जुड़ा है तो उसको जो है वो खाड़ी भी कहते हैं। गुजरात के रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच की ये रेखा है। दोनों को कह सकते हैं विभाजित करती है या जोड़ती है। पाकिस्तान ने अपनी सेना की कई बटालियंस जो है सर क्रीक पर तैनात कर दी हैं। कह रहे हैं 4 है, कुछ लोग कह रहे हैं 6 है। संख्या के बारे में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक, पाकिस्तान की सेना सर क्रीक में तैनात कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अगला हमला जो करेगा वो सर क्रीक से करेगा। तो इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेताया कि पाकिस्तान याद रखे कि अगर सर क्रीक में कुछ उसने शरारत की, सर क्रीक के रास्ते से ही कराची पहुंचते हैं, ये रास्ता कराची तक जाता है। साफ चेतावनी थी कि अगर कुछ किया तो इस बार नेवी का हमला पहले होगा, और नेवी का हमला होगा कराची पोर्ट पर। तो पाकिस्तान को ये चेतावनी दी जा रही है, लेकिन इसमें और इतनी चीज़ें जुड़ गई हैं। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का समझौता हुआ कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। हमास को लेकर जो है समझौता हो रहा है, इजराइल और हमास के बीच में इतवार तक की डेडलाइन रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, कि अगर नहीं माना हमास तो जो है पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएगा, उसके लिए तैयार रहे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप हमास में उस जगह पर एक रिवेरा बनाना चाहते हैं और दुनिया भर के लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को धंधा दिखाई दे रहा है, बिजनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल उस इलाके की सुरक्षा का है। अब ये जो सऊदी अरब से समझौता हुआ है, उसके अलावा समस्या अमेरिका और यूरोप, पूरे पश्चिमी देशों की है कि उनके पास पैसा है, हथियार है, सैनिक नहीं है। यूरोप के बड़े बड़े देशों में वहाँ के युवा सेना में नहीं जाना चाहते। इसीलिए जब यूक्रेन के समर्थन की बात आई तो किसी देश ने ये ऑफर नहीं किया कि हम सैनिक भेजने को तैयार हैं। कहा पैसा ले लो, हथियार ले लो। केवल पोलैंड है जिसने कहा हम 5000 सैनिक भेज सकते हैं। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा लीजिए हालत क्या है। पाकिस्तान की सेना भाड़े की सेना है, वो हर जगह जाने के लिए तैयार रहती है, इसलिए पाकिस्तान का महत्व है।
तो गाज़ा में भी पाकिस्तान की सेना और ज़रूरत पड़ने पर यूक्रेन में या दूसरी जगहों पर भी पाकिस्तान की सेना तैनात की जा सकती है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा अमेरिका और पश्चिमी देशों को लग रहा है। इसलिए पाकिस्तान का भाव बढ़ा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान की तमाम हरकतों को पश्चिमी देश और अमेरिका उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान मानेगा नहीं और भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। ये दो बातें बिल्कुल तय हो चुकी है। कब होगा, कैसे होगा, किस दिशा से होगा, कौन सी फोर्स का पहले इस्तेमाल होगा, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन दो बात आप मान लीजिए कि तय है कि पाकिस्तान हमला करेगा, ज़रूर करेगा। और दूसरा, भारत इस बार पूरी तैयारी से है कि पाकिस्तान को इस बार एक नहीं रहने देना है। पाकिस्तान का विखंडन आप मानकर चलिए कि होने वाला है, और तब होगा जब ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू होगा। वैसे ही पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किस तरह का असंतोष है। पीओके में जो है इतने लोगों को मारा है पाकिस्तान आर्मी ने। भारत ने पूरी दुनिया से कहा है कि भाई मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पर पाकिस्तान को घेरा जाना चाहिए। पीओजेके के लोग जो है सड़क पर हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। बलूचिस्तान में पहले से विद्रोह है, पाकिस्तान के सैनिकों को वो जब भी मौका मिलता है मारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालत यह है कि पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मारने के लिए, विद्रोहियों को मारने के लिए। तो पाकिस्तान हर तरफ से चरमरा रहा है। बस वो बाबरी मस्जिद वाला नारा जो है वो लगने की देर है कि एक धक्का और दो, पाकिस्तान को तोड़ दो। इस समस्या का, भारत पाकिस्तान के बीच जो समस्या है उसका एकमात्र हल बचा है। पाकिस्तान जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये समस्या बनी रहेगी। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब रह जाएगा, जो उसका पंजाब सूबा है वही पाकिस्तान रह जाएगा। बलूचिस्तान पहले से तैयार है, उसने कभी माना ही नहीं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आज भी नहीं मानता है। खैबर पख्तूनख्वा भी जो है पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है, पीओजेके नहीं तैयार है। लेकिन भारत की नज़र पीओजेके से ज़्यादा गिलगिट बाल्टिस्तान पर है। हमारे लिए रणनीतिक रूप से पीओजेके से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है गिलगिट बाल्टिस्तान है। इसलिए भारत की नज़र उस पर ज़्यादा है। उसके अलावा समय आने पर भारत पाकिस्तान का अंदरूनी जो तंत्र टूट रहा है उस टूट को तेज करने में मदद कर सकता है, और हो सकता है कर भी रहा हो। ये ऐसी बातें हैं जो केवल इंटेलिजेंस के लोग जानते हैं या सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोग जानते हैं। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं जिस दिन उसने भारत पर हमला किया, और वो तैयारी कर रहा है। सरक्रीक में जो तैयारी चल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि उसका मन बढ़ा हुआ है। उसको लग रहा है अमेरिका हमारे साथ है, उसको लग रहा है चीन तो पहले से ही साथ था, और उसके अलावा मुस्लिम देश साथ है। मुस्लिम देशों को भी भाड़े के सैनिक चाहिए, सऊदी अरब को भी चाहिए, कतर को भी चाहिए, और दूसरे देशों को भी चाहिए। और ये भाड़े के सैनिक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुहैया करा सकता है उनको। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि अब उसकी ताकत बढ़ गई, उसका महत्व बढ़ गया है। उसको अंदाज़ा नहीं है, अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। वो भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी बता रहे थे। 50% के टैरिफ के बावजूद भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है। जब मैं कह रहा हूँ कोई असर नहीं पड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है कि देश के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए या अर्थव्यवस्था के सामने जो है सर्वाइवल का सवाल आ जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और भारत अपनी बात पर टिका हुआ है, अमेरिका के तमाम तरह के दबावों के बावजूद टिका हुआ है। तो पाकिस्तान ने अगर इस बार अमेरिका की शह या चीन की शह पर या कुछ मुस्लिम देशों की शह पर भारत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसका नतीजा ऐसा होगा जो हमारे थल सेनाध्यक्ष ने कहा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बहुत जल्दी बदलने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।